नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेड रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विद्यानगर, वहाँ पर मैं कुलपति रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके। देखिए, हमारे समाचारों में कुछ अलग के समाचार होते हैं, लेकिन सब समाचार अच्छे ही होंगे ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ वो अच्छा समाचार तो नहीं ही है, लेकिन एक सावधानी बरतने के लिए हम लोग तैयार रहे, इसलिए मैंने पहला समाचार वो लिया है। और वो है कोरोना वायरस, कोरोना पेंडेमिक। हमें याद करना पड़ेगा 2020 का जो कोरोना का वायरस था वो हमें याद रखना चाहिए कि हम कितनी मुसीबत में थे, वह आज भी याद है। इसीलिए यह सावधानी बरतने के लिए मैं कह रहा हूँ। साउथ ईस्ट एशिया के हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर ऐसे कई जगह पर कोरोना वायरस के ज़्यादा केस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, भारत अछूता है क्या? नहीं, भारत अछूता नहीं है। 19 मई 2025 को भारत में 257 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कहता हूँ कि भाई डरने की आवश्यकता नहीं, ये सारे केस माइल्ड है, यानी उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डरने वाला, पैनिक होने का ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये देखिए 257 में से अकेले मुंबई में 95 है। भारत में केरला, उड़ीसा और एक राज्य है महाराष्ट्र, इसमें यह ज़्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं। उसमें जो वेरिएंट्स हैं ना, उसमें से JN.1, LF.7, NB.18 इस प्रकार का ये जो वायरस है वो भारत में फैल रहा है। देखिए, इसमें न तो भारत की आरोग्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर ने भी कोई एडवाइजरी नहीं दी है, यानी हमारा डिपार्टमेंट भी अभी इस विषय में साइलेंट है, क्योंकि कोई सीरियस केसेस नहीं है। वो तो छोड़िए, लेकिन जैसे मैंने कहा सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, यहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे हैं। फिर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक कोई भी एडवाइजरी नहीं निकाली है। लेकिन फिर भी हमारे देश में अलग अलग राज्यों ने अपनी तरह से सावधानी बरतने की सुविधा की है। जैसे कि भाई ऑक्सीजन का प्लांट है क्या, ऑक्सीजन कहाँ रखोगे, वो है क्या, हमारे कोरोना के लिए कुछ बेड है क्या, दवाइयों का क्या है, बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा क्या, वगैरह वगैरह। ऐसी सारी व्यवस्था है, ये सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री या आरोग्य मंत्री कर रहे हैं। हर जगह पे इसकी तैयारी हो रही है, लेकिन एक पैनिक, डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं, लेकिन उसमें आधी अच्छी आधी खराब, ऐसा भी है। विषय यह है कि भाई एक कुटुंब या मित्रों का एक ग्रुप ऐसा तय करता है कि भाई गर्मियों की छुट्टियां हैं, चलिए जरा घूमने जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, घूमने का यानी वो बाय प्लेन तो नहीं जाएगा तो नॉर्मली बस या ट्रेन। मैं सिर्फ ट्रेन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो रिजर्व करते हैं, लेकिन जब उसका चार्ट बनता है ट्रेन का, उस वक्त पता चलता है कि भाई हमारी सीट कंफर्म है या नहीं है। पहले से कर लिया है तो भी, लेकिन देखिए रिजर्वेशन करने का तरीका हमारे यहाँ दो प्रकार है। एक, हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या तो हम रेलवे स्टेशन के बुकिंग ऑफिस से भी करवा लेते हैं। ये दोनों प्रकार हमारे लिए रिजर्वेशन के लिए है। लेकिन
इन रिजर्वेशन में अब फर्क आने वाला है। जैसे हमने कहा ना कि भाई 4-5 लोगों का, मित्रों का ग्रुप कहीं जाने वाला है, तो जाते जाते वो जब रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें से कंफर्म हुए 2, जाने वाले थे 5, तो 3 का क्या करोगे? इसके पूर्व, यानी जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ उसके पूर्व ऐसा था कि भाई जुड़ जाते थे, कुछ टीसी से बात करते थे कि भाई खाली है तो दे दो, यानी बोर्डिंग ऑन ट्रेन कंपार्टमेंट was allowed to the weighted list पैसेंजर। लेकिन अभी जो नया कानून इन्होंने बनाया है रेलवे में, IRCTC ने, कि भाई जिसके पास वेटिंग का टिकट है वह ट्रेन की बोगी में चढ़ेगा नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। तो फिर 4-5 में से 2 ही टिकट है तो कैंसिल ही हो जाएगा। लेकिन उल्टा देखिए कि वही 4-5 टिकट रिजर्व किए, 2 कंफर्म हुए, लेकिन वो हमने रेलवे स्टेशन के काउंटर से खरीदे हैं, तो ऐसे वेटेड लिस्ट वाले पैसेंजर्स को अलाउड किया है। देखिए कैसा विरोधाभास है। यानी ऑनलाइन मत करो, ऑफिस में लाइन लगाओ, बुकिंग ऑफिस में लाइन लगाओ और फिर वो टिकट लो, उसमें अगर वेटिंग आता है तो यू आर अलाउड टू ट्रैवल इन द कंपार्टमेंट। चलिए आगे बढ़ते। हमारे यहाँ जो खूब कमाने वाली एयरलाइन है वो है इंडिगो। पहले कुछ अलग था, लेकिन आज इंडिगो उसके सामने एयर इंडिया फाइट कर रही है। लेकिन इंडिगो का जो मुनाफा आया वो 3,000 करोड़ को भी पार गया। यानी इतना सारा नफा इंडिगो कर रही है। भाई क्या हुआ ऐसा? तो देखिए अभी महाकुंभ हुआ, तो महाकुंभ में जाने वालों की संख्या बढ़ गई, तो वो महाकुंभ में जाने वाले के लिए इन लोगों ने फिर से जैसे जैसे तारीख आने लगी कि भाई इस तारीख के पहले ही जाना है, तो इन्होंने किराए बढ़ा दिए। तो स्वाभाविक है कि इन लोगों को वो मुनाफा मिल रहा होगा। लेकिन दूसरा भी एक प्रकार है कि अभी शादी का मौसम है, इस शादी के मौसम में भी टिकट का किराया, यानी जाने के लिए डेस्टिनेशन बेस्ड किराया बढ़ा हुआ है, इसलिए इंडिगो को मुनाफा हुआ। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं इंडिगो के बारे में। तो अभी आपने सुना होगा शायद, तुर्की का जो देश है उस देश ने पाकिस्तान को हेल्प की, उसने उनको ड्रोन्स दिए, उनके खुद सैनिक वहाँ आए और सिखाया या ऑपरेट किया। तो ऐसे तुर्की के लिए हमने उनका एक कॉन्ट्रैक्ट जो एयरपोर्ट पर रहता था सेल्बी, उसको बाहर कर दिया। तो अब इंडिगो का एयरलाइन है, वह अपना विमान तुर्की में इस्तांबुल में भेजने वाला है, भेजा ऑलरेडी गया होगा ऐसा मुझे लगता है। तो इस प्रकार से यह इंडिगो का प्रॉफिट और जो भी है 3,000 करोड़ का हो गया, इसलिए स्वाभाविक है कि वो लोग हवा में तो है ही। चलिए आगे बढ़ते। फिर से पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध जैसा हम आज कहेंगे, क्योंकि हमने क्रॉस नहीं किया बॉर्डर, तो युद्ध की स्थिति नहीं थी, आर्मी हमारी वहाँ नहीं गई, यहाँ से ही जो मिसाइल दागे गए या ड्रोन भेजे गए, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल भी उधर गया। लेकिन जो भारत सरकार अलर्ट हो गई, उस अलर्ट की वजह से आतंकियों के सिवाय भी पाकिस्तान का हाई कमीशन जो दिल्ली में बैठता है, उसमें एक अधिकारी एहसान उर रहमान जो ISI का अधिकारी है, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का वो अधिकारी है, लेकिन यहाँ पे उसको राजदूत बनाकर हाई कमीशन में नौकरी करने के लिए नाम बदलकर दानिश करके उसको भेजा गया। और ये दानिश जी क्या कर रहे हैं? भारत के ऐसे ही कुछ कमज़ोर मानसिकता वाले या ज़्यादा जानकारी नहीं रखने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के उनके साथ रिश्ते बनाते। जैसे आपने शायद ज्योति मल्होत्रा का किस्सा देखा होगा, वो दानिश का ही है। दानिश ने और भी कुछ लोगों को इसी प्रकार से पकड़कर अपनी जो खुफिया जानकारियां है, उन खुफिया जानकारी को पाकिस्तान को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनको
पकड़ लिया गया और ये भी कहा कि भाई आप भारत छोड़ो विदिन 24 आवर्स। वो भी हो गए, शायद चला भी गया होगा दानिश। ठीक है, आगे बढ़ते। हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल है, वो कच्चा तेल की रिक्वायरमेंट कम से कम 4.8 मिलियन बैरल पर डे, सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, वो 4.8 मिलियन डॉलर पर डे, इतना हमारी खपत है। और इस साल तो वो भी बढ़कर 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन खप गए इस साल। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई यह तो 4% की दर से आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, देखते हैं आगे के समाचार पर जाते हैं, जो है स्मार्टफोन्स के बारे में। स्मार्टफोन में 43% स्मार्टफोन अभी 5G में ट्रांसफ़र हो गए। आप जानते हैं यहाँ तो सिर्फ 2 ही कंपनियाँ हैं, एक जियो और एक एयरटेल। ये दोनों ने मिलाकर ये 43% स्मार्टफोन को पकड़ लिया और वो लोग 5G में ट्रांसफ़र भी हो गए। लेकिन उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो 206 है जियो का, और एयरटेल का भी है वो 245 रुपीज़ का है। तो इस प्रकार से यह जो कंपनियां जियो और एयरटेल को छोड़कर BSNL, वोडाफोन आइडिया, इन लोगों ने अभी तक 5G स्टार्ट नहीं किया है। बाकी ये जियो और एयरटेल का 5G चल रहा है, इसलिए सारे के सारे 43% स्मार्टफोन 5G में कन्वर्ट हो गए। शायद मैंने अभी सुना था कि भाई ये वोडाफोन आइडिया ने कहीं 5G स्टार्ट किया है, ऐसा सुना है। देखते आगे आगे गोरख जागे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।